आज की 6.5 साल पहले, अब वो वृक्ष जो है धीरे-धीरे बड़ा हो रहा है और उसको ज़रूरत है खाद पानी की और उसको आगे बढ़ाने की और छोटे-छोटे कदम जो उठाना है आप लोगों की प्रेरणा से, हँसी, खुश रहना, ये चीज़ अब आरजेएस फैमिली में लागू हो चुकी है। डॉक्टर नितिन शाक्य जी से अभी-अभी बात हुई है, वो चंद मिनटों में जुड़ने वाले हैं। तब तक नितिन शाक्य जी के बारे में थोड़ा-सा उनके परिचय करते हैं, फिर पुष्कर बालाजी आगे नितिन शाक्य जी के बारे में बताएँगे। जी, जी। हम लोगों के हर वेबिनार में लगभग लोग उपस्थित रहे हैं, ये एक रिकॉर्ड है। लगभग जितने भी आमंत्रित लोगों को बुलाया गया है या आरजेएस फैमिली के लोग हैं, वो सभी जो हैं वो इन चीज़ों को देखते हैं। आज मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया क्योंकि नकारात्मकता पे सकारात्मकता की विजय गाथा लिखनी थी। तो ऐसे मुख्य अतिथि की तलाश जो है हम लोग कर रहे थे और चूंकि ये फेसबुक फ्रेंड हैं डॉक्टर नितिन शाक्य जी, जो कि चिकित्सक भी रहे हैं, और कैसे क्या हुआ उनकी जिंदगी में, ऐसा कौन सा परिवर्तन हुआ कि वो आईएएस की तरफ मुखातिब हो गए और एक कमजोर विद्यार्थी किस तरह से एक आईएएस बन सकता है, ये बहुत बड़ी प्रेरक स्टोरी, स्वयं उनकी कहानी हम बता रहे हैं कि किस तरह से वो एक पॉजिटिव स्टोरी अपनी जिंदगी को बनाया उन्होंने। संघर्ष से सफलता की सकारात्मक कहानी है ये। इससे बड़ी नकारात्मकता पर सकारात्मकता की विजय गाथा क्या हो सकती है? नितिन शाक्य जी जो एक डॉक्टर से आईएएस ऑफिसर बने, एक समय था कि बचपन में नितिन शाक्य जी का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था और बचपन में ऐसा बहुत सारा उदाहरण है, बहुत बड़े-बड़े वैज्ञानिक बने हैं, बचपन में वो फिसड्डी रहे हैं पढ़ने में। लेकिन नितिन शाक्य जी के अंदर कहीं ना कहीं माता-पिता या उनके पूर्वजों की प्रेरणा रही होगी, उन आत्माओं का आशीर्वाद रहा होगा, जिसका बीजारोपण उनके अंदर था, तभी तो वो फसल लहलहाई। नहीं तो ये बहुत मुश्किल होता है कि एक पढ़ाई में कमजोर आदमी और आईएएस बन जाए। लेकिन वो बीजारोपण जिन जिन के अंदर में है, वो सकारात्मक भारत आंदोलन के योद्धा बनकर हम लोगों के बीच में उपस्थित हो रहे हैं। इसको समझने की जरूरत है। नितिन शाक्य जी का जीवन ही एक नकारात्मकता पे सकारात्मकता की कहानी लिखने वाला है। क्या हुआ था? जब बचपन में नितिन शाक्य पढ़ाई में मन नहीं लगता था उनका, जब वो इंटरमीडिएट में थे तब उनके स्कूल वालों ने उन्हें एडमिट कार्ड देने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें स्कूल वालों को लग रहा था कि नितिन फेल हो जाएंगे और हमारे स्कूल का नाम खराब हो जाएगा। ऐसा अमूमन होता है। लेकिन बाद में अनुरोध किए जाने पर किसी तरह से नितिन शाक्य जी को एडमिट कार्ड मिल गया और उन्होंने तभी से आईएएस बनने की ठान ली। क्यों? क्योंकि जब एडमिट कार्ड देने से मना किया गया तब उन्हें बहुत महसूस हुआ, पीड़ा हुई, उनके जीवन की दिशा बदल गई। उन्हें लग रहा था कि वो अब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस बात ने उनके मन में कुछ कर दिया। कुछ ऐसी बातें थी, बीजारोपण था, वो संस्कार थी, उन आत्माओं का आशीर्वाद नितिन शाक्य के अंदर था और जिसकी वजह से उन्होंने आईएएस बनने का सफर चुन लिया, डिसाइड कर लिया, डिसिसिव हो गए वो। नितिन शाक्य के इंटरमीडिएट में अच्छे मार्क्स आने की वजह से उन्होंने मेडिकल में एंट्रेंस एग्जाम पास करके उसमें दाखिला लिया और मेडिकल में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करके डॉक्टर बन गए। इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। लेकिन ये सफर यहीं तक नहीं रुका। उनका सपना आईएएस बनने का था। डॉक्टर बनकर वो संतुष्ट नहीं थे, हालांकि उसमें भी सेवा करने के बहुत सारे अवसर थे, लेकिन वो प्रशासनिक अधिकारी यानी कि कहीं ना कहीं देश के लोगों से जुड़ना चाहते थे। देश की जो आमो अवाम है, प्रशासनिक अधिकारी आईएएस बनकर बहुत कुछ पावर होता है और उसके आधार पर वो संरक्षण दे सकते हैं समाज का, और वही नितिन शाक्य कर रहे हैं। नितिन शाक्य की राह आसान नहीं थी, लेकिन वो थके नहीं थे। यूपीएससी का जब उन्होंने पहली बार एग्जाम दिया था तब उन्हें लग रहा था कि वो उस एग्जाम को आसानी से क्लियर कर लेंगे, लेकिन उनकी इसी बात ने उन्हें एग्जाम को क्लियर नहीं करने दिया, क्योंकि एग्जाम के वक्त नितिन ने लापरवाही बरती थी और वो स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्हें एग्जाम आसान लग रहा था और अपनी गलती को सुधारने का उन्होंने निर्णय ले लिया, दोबारा ऐसी गलती न करने की सोची। ये बहुत सारे आईएएस एस्पिरेंट के लिए प्रेरणा का स्रोत है नितिन शाक्य की जिंदगी। इसलिए नकारात्मकता पे सकारात्मकता के विजय गाथा के लिए पूरे भारत से अगर किसी को चुना गया है तो डॉक्टर नितिन शाक्य जी को चुना गया है और उन्होंने स्वीकार किया आने के लिए और हम लोगों के बीच में उपस्थित हो गए हैं।
डॉक्टर नितिन शाक्य जी, आपका स्वागत है। आपने तीसरी बार में यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बनने का सपना साकार कर दिया। नितिन शाक्य जी, आप हार नहीं माने, आपने सपनों को पूरा किया, और वो सभी लोगों को यही कहना भी चाहेंगे कि कोई भी काम अगर करना है तो मन से कीजिए, वो काम अवश्य पूरा होगा। नितिन शाक्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जुड़ चुके हैं। मैं सभी आरजेएस फैमिली को, 25 राज्यों की फैमिली को, जितने लोग अभी जुड़े हुए हैं, उन लोगों को बताना चाहेगा कि चिकित्सक के बाद आईएएस का सफर करने वाले और पुलिस अधिकारी, असिस्टेंट कमिश्नर बनने वाले भी नितिन शाक्य जी जो हैं, वो हम लोगों के बीच में है। डॉक्टर पुष्कर बालाजी को आमंत्रित करेंगे, जो मॉडरेट कर रही हैं इस कार्यक्रम को। नितिन शाक्य जी, आरजेएस फैमिली की तरफ से आपका स्वागत। सर, हमारे बीच आप उपस्थित हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। सर, आप आईएएस अधिकारी हैं, आपने व्यस्तम समय में भी हमारे बीच उपस्थित रहे, इसके लिए सर हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। वर्तमान में आप न्यू दिल्ली सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं और पूर्व में भी आप असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस रहे हैं। इसके पूर्व आप चिकित्सक रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में आपने अहम भूमिका निभाई है और स्वास्थ्य दूत जैसे नामक अभियान चलाकर आपने लगभग कोविड-19 के समय में आपने 20,000 लोगों को बेसिक मेडिकल हेल्प की सुविधा प्रदान की। यह आपके कार्यक्षेत्र की बहुत बड़ी भूमिका है। इसके अलावा आपने कई कार्य किया है। प्रोजेक्ट जीत के माध्यम से आपने ट्रांसजेंडर को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया है। सर, कहते हैं चिकित्सक ईश्वर का दूसरा रूप होते हैं। ईश्वर के दूसरे रूप में चिकित्सक हमारे पास मौजूद होते हैं। और सर, आपने मानव सेवा से किस तरह से आपका रुझान प्रशासनिक सेवा की ओर आया, इसके लिए आप हम सबों का मार्गदर्शन करेंगे। सर, आपका इस मंच पर आज के राष्ट्रीय वेबिनार में बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा हमारी थी। आज आप उपस्थित हैं और आपका इस मंच पर तहे दिल से अभिनंदन है, स्वागत सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतना एक शानदार विवरण देने के लिए मेरे बारे में। और देखिए, चिकित्सा क्षेत्र से तो मैं काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हुआ था। मैंने मौलाना मेडिकल कॉलेज तक अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करी। उसके बाद काफ़ी सारे अस्पतालों में भी काम किया और लगा कि एक बड़े स्केल पे समाज में परिवर्तन के लिए कुछ काम करना चाहिए, चाहे वो सोशल सेक्टर हो, चाहे इकोनॉमिकल सेक्टर हो, ताकि जो हमारे डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनको हम लोग एम्पावर कर सकें। तो इसके लिए मुझे सबसे बढ़िया जो पोस्ट लगी वो ये लगा कि सिविल सर्विस में आके अपना दायित्व निभाना चाहिए। तो पढ़ाई के साथ ही हमने तैयारी करी थी सिविल सर्विसेज की, और 2018 का यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम मैंने दिया था। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ और अभी 2 साल का प्रोबेशन होता है हमारा, तो वो दिल्ली में और यूपीएससी में हमारा चलता है। और प्रेजेंटली मैं एसडीएम हूँ नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, और जितने भी सोशल सेक्टर के प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं वो सब हम बड़े स्केल पे कर सकते हैं। खासतौर से जो कोविड का समय था, उस समय मेरे मेडिकल एक्सपर्ट होने का काफ़ी मुझे फ़ायदा मिला कि मेडिकल के जो केसेस हैं, पेंडेमिक्स हैं, उसको कैसे मैनेज कर सकें हम लोग। साथ में हमारे नोडल ऑफिसर के तौर पे भी डिफरेंट हॉस्पिटल्स में पोस्टिंग हुई थी, तो वहाँ पे भी जो मेडिकल का बैकग्राउंड था काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरे लिए। तो मेडिकल क्षेत्र का मुझे काफ़ी हद तक इसमें फ़ायदा हुआ इस पेंडेमिक को मैनेज करने में। और जो भावी छात्र हैं उनसे तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर वो सिविल सर्विसेज की तरफ आना चाहते हैं तो उन्हें लगन के साथ काम करना होगा, लगन के साथ अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा। चाहे भले ही 6 से 8 घंटे वो पढ़ाई करें, ज़रूरी नहीं कि 12-12 घंटे की पढ़ाई करें। 6 से 12 घंटे की अगर पढ़ाई करते हैं तो उससे भी वो सफलता पा सकते हैं। जॉब के साथ भी वो सफलता पा सकते हैं। अगर फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी उनके लिए ये सब चीज़ें पॉसिबल है। तो डिफरेंट तरह के कैंडिडेट्स होते हैं, कोई कॉलेज गोइंग होता है, कोई जॉब के साथ जुड़ रहा होता है, कोई फुल टाइम पढ़ाई कर रहा होता है। पार्डन में सर, रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप लीड को, क्योंकि आपके ये सजेशन है आईएएस एस्पिरेंट के लिए जो दिया आपने वो सुनाई नहीं दिया,
थोड़ा सा आप आपका लीड अगर सही हो जाए तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम जी अभी कुछ बेटर आ रही है आवाज? अभी भी नहीं आ अभी रही है कुछ सर। बेटर है? मैं डायरेक्ट इसका लगा के देखता हूँ इसमें। जी जी अभी कुछ बेटर है? हाँ बेटर है सर, बेटर बिल्कुल। एक बार आईएएस एस्पिरेंट के लिए सर, क्योंकि लोगों को ये जानकारी बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। हेलो। ठीक है सर, ओके है सर, बिल्कुल फाइन। हाँ, अब मेरे ख्याल से थोड़ा बेटर होगा, आपको आवाज आ रही होगी। बिल्कुल आ रही है सर, 100%। हाँ, तो डिफरेंट फील्ड से लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई करते हैं। कुछ लोग मेडिकल बैकग्राउंड से होते हैं, कुछ लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं, कुछ लोग आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं। तो कई लोगों में एक भ्रांति होती है कि अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए फायदेमंद होगा यूपीएससी क्रैक करना, या फिर अगर आप बहुत ही बड़े इंस्टीट्यूट से अगर आपने पास किया है तो आपके लिए यूपीएससी क्रैक करना बहुत ईजी होगा। तो मैं सबको ये कहना चाहूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, वो आपके लिए बेस तो क्रिएट कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली आप जो अपने जीवन का जो 1 साल है या 1.5 साल है जो यूपीएससी की प्रिपरेशन में आप लगा रहे हैं, वो कितना सीरियसली लगा रहे हैं वो मैटर करता है। तो आपको 6 से 8 घंटे भी अगर आप पढ़ाई कर सकते हैं और क्वालिटी स्टडी कर सकते हैं तो आपके लिए यूपीएससी क्रैक करना बहुत ही ईजी रहेगा। यूपीएससी क्रैक करना बहुत ही कोई बड़ा इशू नहीं होता है कि जो हुआ आजकल बना के रखते हैं कि बहुत बड़ा हुआ है, बहुत सारी किताबें पढ़नी है, तो ऐसी दिक्कतें नहीं होती हैं। आपको लिमिटेड स्टडी करनी होती है, लिमिटेड टाइम पे आप स्टडी करके क्वालिटी स्टडी करके आप यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं। प्लस आप लोग जो वर्किंग सिविल सर्वेंट्स हैं उनसे आप लोग टच में रहें, जैसे कि मेरे पास भी काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं मिलने के लिए, और जो अभी भावी स्टूडेंट्स हैं वो भी अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू जो उनके ऑफिसेस में या जिला में एसडीएम है, एडीएम है, डीएम है, उनसे जाके मिले, उनसे प्रैक्टिकल तौर पे पता करें कि यूपीएससी एग्जाम के लिए आखिर वाकई में जो एक्स फैक्टर है वो क्या चीज़ है। तो जितने ज़्यादा आप सिलेक्टेड कैंडिडेट से मिलेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए ईजी होता है और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होता है। तो यही मेरा एक सुझाव है फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए। और आप लोगों के लिए भी बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस तरह के कार्यक्रम टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। मैंने आप लोगों के पुराने कार्यक्रम्स का भी एक शेड्यूल देखा था, डिटेल देखा था, तो उसमें काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि आप लोग जो कल्चर है उसको आप अभी भी जीवित रख रहे हैं, और ये आप लोगों की ही महानता है और आप ही लोगों का ये सारा प्रयास है कि जो नई जनरेशन है उस तक ये मैसेज अच्छे से पहुंच रहा है। तो आप लोगों का बहुत ही दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपनी कुशल वाणी से हमारी सेमिनार में जुड़े सभी, कुछ हमारे छात्र भी जुड़े हुए हैं और कुछ हमारे अभिभावक भी हैं, उन सबों का बहुत बढ़िया से आपने सर मार्गदर्शन किया है कि 8 और 10 घंटे की पढ़ाई में हम यूपीएससी को क्वालिफाई कर सकते हैं। सर बहुत बहुत दिल से आभार, धन्यवाद। अब मैं अध्यक्षीय भाषण के लिए फोटो सेशन, फोटो सेशन, फोटो सेशन। जी जी। अब मैं सर सभी के से साथ, हाँ, अब मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि अपनी वीडियो से भी ऑन कर लें, एक अपने मुख्य अतिथि के साथ फोटोग्राफ्स हो जाए। सभी लोग अपनी वीडियो ऑन कर लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट। अब मैं अध्यक्षीय अच्छा, अभी एक मिनट, मैं पुष्कर बालाजी, तो एक दो क्वेश्चन डॉक्टर नितिन साक्य जी से लेने दीजिए, थोड़ा ये अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने दीजिए, हम लोग लाभान्वित हो रहे हैं। छात्रा भी जुड़ी हुई हैं, वो शैल कुमारी दास जी जो पीजी की स्टूडेंट हैं वो भी जुड़ी हुई हैं, तो सवाल ले लेते हैं। डॉक्टर नितिन साक्य जी से जो सवाल पूछना चाहें हमारे मुख्य अतिथि से, प्लीज पूछ लीजिए। आरजेएस फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने के लिए। नाम बताइए। मेरी आवाज आ नाम बताइए। मेरा नाम संजीव। आवाज आ रही है? मेरा नाम आ रही संजीव जैन है और मैं डेप्टी रजिस्ट्रार हूँ IIT रुड़की।
मेरा नितिन सर से एक छोटा सा क्वेश्चन है कि वो क्या सावधानियां हैं कि जिन्हें हम जानते हुए भी हमसे चूक हो जाती है अपनी प्रिपरेशन के दौरान, उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे, मतलब हमें जानकारी देंगे तो अच्छा रहेगा। मेरा पुनः प्रश्न कि ऐसी वो कौन कौन सी छोटी छोटी सी कमियां हैं जो हम जानते हुए भी हमसे चूक हो जाती है और उन पे हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ये आप यूपीएससी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग पूछ रहे हैं? यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान क्या? जी सर, जी सर। जी जी। तो देखिए, सबसे पहले तो ये है सावधानियां कि हमें रखने की आवश्यकता है। कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंस में भी चीजें निकल जाती हैं। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो ये चीज है कि आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। कोशिश आपको करनी है कि आपको लिमिटेड स्टडी करनी है क्योंकि यूपीएससी का जो भी एक एस्पिरेंट होता है वो मार्केट में जाता है, मार्केट में उसे 50 तरह की बुक्स मिलती हैं, 50 तरह के कोचिंग नोट्स मिलते हैं, तो वो सब चीजें इकट्ठी कर लेता है और अल्टीमेटली उन सबको कवर नहीं कर पाता है। कवर करने से मेरा मतलब है कि उसकी कम से कम 2 या 3 रीडिंग लगा ले, रीडिंग लगाने के बाद उसको रिवाइज भी कर ले। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सावधानी उसको रखनी पड़ेगी कि अपना जो स्टडी का कंटेंट है वो लिमिटेड कंटेंट वो अपने पास रखे, क्वालिटी कंटेंट रखे और उसको टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करे, चाहे थोड़ा ही पढ़े लेकिन उसकी रिवीजन प्रॉपर करे। यूपीएससी एस्पिरेंट सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि काफी सारे नोट्स होते हैं उनके पास, काफी सारी बुक्स होती हैं, सिंगल रीडिंग तो लगा लेते हैं लेकिन उसको रिवाइज नहीं कर पाते हैं। तो उससे नुकसान ये होता है कि बेसिकली वो उनका एक तरह से टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है और सबसे बड़ी सावधानी है जो यूपीएससी एस्पिरेंट को रखनी पड़ेगी। प्लस साथ में ये होता है कि जो आप उनके मेंटोर होते हैं, मेंटोर या गाइड होते हैं, वो उन्हें बहुत सावधानी से चूज करने पड़ेंगे। वो जिनके ऊपर वो ट्रस्ट कर सके और जो मेंटोर उस स्टूडेंट के ऊपर ट्रस्ट कर सके, क्योंकि ये यूपीएससी की जर्नी जो होती है काफी बड़ी जर्नी होती है, इसमें आपको सही गाइडेंस बहुत जरूरी है। अगर जो आपके जो गाइड कौन हो सकते हैं, गाइड आपके या तो स्कूल के जो टीचर है वो हो सकते हैं, या कॉलेज की आपकी फैकल्टी हो सकती है, आपके पेरेंट्स में से कोई हो सकता है जो एजुकेशनली आपको गाइड कर सके, या फिर कोई कोचिंग से मेंटोर्स हो सकते हैं। तो मेंटोरशिप जो होती है, जो आपके गाइड होते हैं, वो चूज करना बहुत ही सावधानी से आपको चूज करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले करता है। प्लस आपको प्रॉपर रेस्ट लेना बहुत जरूरी है एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि दिन भर वो पढ़ते रहेंगे, 24-24 घंटे की पढ़ने की कोशिश करते हैं, 2 या 3 घंटे सोएंगे। तो ये सावधानी उनको जरूर रखनी है कि बॉडी को रेस्ट देना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स की स्लीप उनको जरूरी है, ताकि जो उनकी बॉडी है वो दोबारा से रिजुविनेट हो सके और जो ये लंबी जर्नी है, लंबी वॉर है सिविल सर्विसेज के एग्जाम की, वो इजिली वो क्रॉस ओवर कर सके। तो ये कुछ सावधानी है जो यूपीएससी एस्पिरेंट को रखनी चाहिए। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थोड़ा सा समय हो तो एक और क्वेश्चन ले लें, लास्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। वैसे हम लोग डॉक्टर नितिन शाक्य जी से बैठक करने के लिए भी निवेदन करेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी कोरोना में तो बैठक बंद है आरजेएस की। 152 के बाद सारी बैठकें बंद हैं फिजिकल। कोई सवाल ले लें लास्ट। पूरी शांति है, इसका मतलब डॉक्टर नितिन शाक्य जी ही। जी पूछिए पूछिए, लास्ट सवाल। सर कृपया ये बताएं, क्योंकि मैंने सुना कि आप पहले चिकित्सक रहे हैं और मैं भी एक चिकित्सक भी हूं, तो आपने जैसे अपना फील्ड चेंज किया, तो दोनों फील्ड को लेकर आप कितना परिवर्तन पाते हैं समाज के लिए? आप पहले की अपेक्षा आप कितना अधिक कुछ कर पा रहे हैं? सर कुछ मार्गदर्शन कीजिए प्लीज। देखिए, मेरा एसडीएम बनने का जो एक मोटिवेशन था वो यही था कि आप बड़े स्केल पे काम कर सकते हैं। पहले वाली जो जॉब थी चिकित्सक के तौर पे, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट जॉब थी, क्योंकि जब आप किसी पेशेंट को देख रहे हैं तो वहां पे आप ही उसके लिए सब कुछ है। अगर आपकी छोटी सी गलती हुई तो पेशेंट की जान जा सकती है और वहां पे उसकी जान की कीमत आप लगा ही नहीं सकते हैं। वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है जब आप मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं।
और जो अभी आप जॉब कर रहे हैं वो अलग फील्ड जरूर है, लेकिन इम्पोर्टेंस दोनों की बराबरी में कहूँगा। जो इम्पोर्टेंस मेडिकल फील्ड की थी उस समय एज अ चिकित्सक, वही इम्पोर्टेंस अभी भी है। और इनफैक्ट जो मेडिकल फील्ड का जो मेरी नॉलेज थी तो वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही। अभी कोविड के समय मेरे को जो एसडीएम की पोस्टिंग मिली उसमें कोविड के केसेस मैनेज करने के लिए बड़े स्केल पे कैसे केसेस मैनेज हमने करे, जो पूरी पूरी पॉलिसीज थी उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया। तो इनफैक्ट मैंने यहाँ पे डॉक्टरी वाला भी काम किया और एक एडमिनिस्ट्रेटर वाला था वो भी काम किया। तो डॉक्टरी भी मेरी नहीं छूटी और एडमिनिस्ट्रेशन भी मेरा चल रहा है, तो दोनों चीजों के मेरे को फायदे हो रहे हैं यहाँ पे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। इस जानकारी का लाभ सभी लोगों को मिलेगा और हम लोग इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि आपका जो जीवन है, एक तो सेहत का आप बहुत ध्यान रखते हैं या फिजिकल फिटनेस आपके पास बहुत अच्छा है। एक तो ये चीज है, केवल जानकारी के लिए मैं इस सवाल ना समझें। और दूसरा ये कि कोविड के समय में आपने बहुत ज्यादा काम किया था और आपने पुनर्वास भी कराया, कुछ चाइल्ड लेबर को लेकर भी आपने बहुत अच्छा काम किया। प्रशासनिक पद पर आपको अपॉर्चुनिटी इतनी ज्यादा मिल रही है, लेकिन सर आप इतना सब कुछ कर लेते हैं, राजनीतिक दबाव भी प्रशासनिक अधिकारियों पे रहता है, ये भी आम सवाल है। और हमारी धर्मपत्नी भी आ गई हैं यहाँ पर। हम लोग सर ये पारिवारिक आरजेएस फैमिली है, तो सर ये सब दबाव कैसे झेल लेते हैं और फिजिकल फिटनेस कैसे बना के रखते हैं? रात को नींद कैसे आती है सर इतना काम करने के बाद? कोरोना में भी जैसे बता रहे हैं आप इतना काम किए थे, प्लीज सर। देखिए, काम में चैलेंजेस तो हमेशा रहेंगे, चाहे आप पॉलिटिकल दबाव कहें या एडमिनिस्ट्रेटिव दबाव कहें। बेसिकली वो दबाव नहीं होते, वो पॉलिटिकल सजेशंस आप कह सकते हैं। क्योंकि आमतौर पे धारणा ये होती है कि पॉलिटिक्स गलत काम आपसे करवाती है, तो ऐसा नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस जो हैं वो आजकल एजुकेटेड हैं, जमीनी तौर पे जुड़े हुए हैं और बेहतर काम करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए। तो अभी तक मेरा जितना इंटरेक्शन रहा है, जितना पॉलिटिशियन से या पॉलिटिकल गाइडेंस जो रही है, वो पॉजिटिव वे में ही रही है। जो कोविड के केसेस जब बढ़े थे, तो चाहे पॉलिटिक्स हो या ब्यूरोक्रेसी हो या जो आम जनता है वो हो, तो उसने कंधे से कंधा मिला के काम किया। विचारों में मतभेद हो सकता है, कई बार हो, लेकिन उनको एक ही लेवल पे लाना, एक ही समतल पे ला के उस चीज को आपको प्रोग्रेस करना, यही मेरे ख्याल से ब्यूरोक्रेसी कहलाती है। कि आपको अच्छे सजेशंस को लेना है और अगर किसी का बुरा सजेशन आता है तो उसको आपको शांतिपूर्वक ढंग से उनको समझा देना है। और आजकल के जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो इस चीज को समझते हैं। कुछ इम्प्रैक्टिकल चीजें होती हैं तो वो बहुत ही अच्छे से अंडरस्टूड करते हैं और इतना प्रेशराइज नहीं करते। प्लस अगर आप काफी जगह पे इन्वॉल्व रहते हैं तो आपको नींद कैसे आ जाती है, तो ऑब्वियसली यही रहता है कि एक सेटिस्फेक्शन आपको मिलती है जब आप 50-60 कामों में आप इन्वॉल्व रहते हैं और आपका जो एफर्ट है वो ग्रास रूट लेवल पे इम्पैक्ट लेके आता है, लोगों के चेहरे पे मुस्कान लेके आता है, लोगों की दिक्कतों को दूर करता है, तो आपको खुद अंदर से खुशी महसूस होती है, तो आपको चैन की नींद आती है। और टेंशन जरूर रहती है, लेकिन वही मैंने कहा कि आपको बॉडी को अच्छा रखना है, तो अच्छा रखने के लिए सोना जरूरी है। तो माइंड में ये चीज बैठा के रखी हुई है हमने कि हाँ 6 से 8 घंटा कम से कम सोना है, ताकि हम जो दिन में जो भी काम करें वो क्वालिटी का काम कर सके और लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला सके। मुस्कान लाने वाली जो बात कही है डॉक्टर नितिन शाक्य जी, ये आईएएस लोगों के चेहरे पर अगर आ जाए तो मेरे ख्याल से लोगों का सोल्यूशन मिल जाए, क्योंकि वो आम लोगों से मिलते नहीं है। लेकिन आपका जीवन ऐसा देखा गया है, सोशल मीडिया पे मैंने काफी देखा है आपको कि आप आम लोगों से मिलते रहते हैं। कोरोना में तो आप आम लोगों के जरूरतमंदों की सेवा करने के लिए आप उपस्थित हो गए थे, जबकि लोग घरों में बंद थे। सर ये मुस्कान वाली बात जो है ना, क्या आरजेएस फैमिली के साथ भी आप मुस्कान इसी तरह से कायम रखेंगे? मैं चाहूंगा कि सभी आरजेएस फैमिली मुस्कान के साथ, क्योंकि आज लॉन्च नितिन शाक्य जी के हाथों से, कर कमलों से हो रहा है, कि हम लोग अपने जीवन में नितिन शाक्य जी को भी जानकारी देना चाहेंगे। 6.5 साल से सकारात्मक भारत आंदोलन का बीड़ा 2 संस्थाओं ने उठाया, आरजेएस राम जानकी संस्थान और तपसील जाति आदिवासी प्रकटन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र कलकत्ता की संस्था है। और हम लोगों का दोनों परिवार मिलकर वो हर कार्यक्रम में, राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है जनवरी और अगस्त के महीने में होता है, राष्ट्र प्रथम, वंदे मातरम और जय हिंद जय भारत। और मैगजीन भी हम लोगों ने निकाला सकारात्मक सोच के साथ।
तो सर राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर, इसी थीम पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो आज एक मुस्कान की बात आपने छेड़ दी है, जो कि आज हम लोग नकारात्मकता पे सकारात्मकता की विजय गाथा के लिए मुस्कान को हथियार बनाने जा रहे हैं। इस मुस्कान के साथ सभी लोगों के हम चाहेंगे कि सब लोगों के एक फोटोग्राफ से जो है, और ये यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम हो रही है, तो हमारे बहुत सारे भारत के भाई बहन जो है इस मुस्कान के महत्व को, जो कि आशीर्वाद में कहा जाता था कि खुश रहो, हर बुजुर्गों के पैर छूने पे वो कहते थे कि खुश रहो, और यही खुशी जो है आरजेएस फैमिली अपने जीवन में उतारने के लिए आपके साथ जो है ये लॉन्च आप कर रहे हैं मुस्कान। तो सभी लोग अपने वीडियो में आ जाएं मुस्कान के साथ। मैं भी, नितिन साकी जी भी मुस्कान दे रहे हैं, और इन्होंने मुस्कान को एक तरह से लॉन्च किया। जय हिंद। मुस्कान के साथ वीडियो में आइए, ये स्क्रीनशॉट लिया जा रहा है जी। एक बहुत ही अद्भुत तस्वीर होगी डॉक्टर नितिन साकी जी के साथ। दीपक दुबे जी जुड़े हुए हैं, अश्विनी भारद्वाज जी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस दिवस को, महत्व को समझाया है, व्रत का महत्व समझाया है, सनातन संस्कृति के बारे में बताया है। और अब डॉक्टर नितिन साक्य जी के साथ फोटो सेशन हो रहा है। हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर नितिन साक्य जी, जिनका जीवन ही एक प्रेरणा है, और आगे भी हम लोग चाहेंगे कि इस तरह का मार्गदर्शन करने के लिए सर आप समय देते रहें। हम लोग 75 कार्यक्रम, भारत महोत्सव का जो कार्यक्रम है उसके 75 कार्यक्रम का शायद बीड़ा उठाने वाली शायद आरजेएस पहली संस्थान साबित हो। हम लोगों को इस बात पर गर्व है। बाकी और लोग करें तो आजादी की बात, हम लोगों ने श्रद्धांजलि भी दी है सर, लाला ये दुर्गा भाभी जी को दी है, और जो स्वतंत्रता सेनानी थी उसके साथ साथ राम मनोहर लोहिया जी, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, लाला हरदयाल जी, इन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देकर हम लोगों ने आजादी का ये अमृत गाथा, 17वां अंक है, 75 अंक करेंगे सर हम लोग। और 17 तारीख को भी वेबिनार है, आजादी में उर्दू पत्रकारिता का योगदान, ये मिलादुन्नबी के अवसर पर है। और उसके बाद 31 अक्टूबर को भी हम लोगों का प्रोग्राम होगा, राष्ट्रीय एकता दिवस और इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है, जयंती है सरदार पटेल जी की। आपने बहुत समय दिया सर, लेकिन थोड़ा उपस्थित रहे हमारे अध्यक्षीय भाषण के लिए। जो कुछ भी हुआ, दीपक दुबे जी की पूरी तैयारी है, जो कि एक भारतीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और भारतीय संस्कृति साहित्य को प्रमोट करने के लिए प्रणाम भारती के संस्थापक अध्यक्ष हैं। तो दीपक दुबे जी को आमंत्रित करने के लिए पुष्कर बाला जी प्लीज। धन्यवाद मंदन जी। दीपक दुबे जी, आप सामाजिक विचारक और ज्योतिषी हैं। आपका पूर्व में परिचय हो चुका है। आपको मैं आमंत्रित करती हूँ अध्यक्षीय संबोधन के लिए। आप समाजसेवी भी हैं और ज्योतिष के रूप में आप देश के लगभग सभी प्रतिष्ठित मीडिया संस्थाओं के साथ रह चुके हैं। साथ ही आप भारत और भारतीय साहित्य संस्कृति को प्रोत्साहन देने वाली संस्था प्रणाम भारती के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं। तो मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ कि आप अपनी अध्यक्षीय भाषण से हम सबों को संबोधित करें। दीपक दुबे जी। लेफ्ट हो गए क्या? नहीं, मैं हूँ, उपस्थित हूँ। जी सर। धन्यवाद सर, स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः आमंत्रित करने के लिए। आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर नितिन साक्या जी, उनके विलंब का कारण हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के पद पर हैं आप और बहुत अधिक व्यस्तता जो है आपकी रहती होगी। बहुत अच्छा आपका संबोधन रहा, और जो विषय था सकारात्मक, नकारात्मकता के ऊपर सकारात्मकता की विजय, उसको आप जी कर दिखा रहे हैं और एक उदाहरण के रूप में आप प्रस्तुत कर रहे हैं अपने आप को। तो इसके लिए बहुत बधाई। और मुझे लगता है कि आप जैसे लोगों की आवश्यकता है समाज को, जो केवल बात ना करें बल्कि उसको क्रियान्वित करके उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करें। आज के संबोधन में मैंने देखा कि जो प्रारंभ से ही शुरू हुआ श्रद्धांजलि सभा के साथ, फिर भारद्वाज जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया इस पर्व से संबंधित, जोड़ करके उन्होंने बताया कि कैसे इसका क्या प्रभाव है और कैसे हम चीजों को जीते हैं, कैसे सकारात्मक चीजों को जीना चाहिए, किस प्रकार से जीवन यापन करना चाहिए। जाली साहब ने बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दिए। जैसा उनका नाम है, नाम में ही खुशी झलकती है, और उसके अनुसार उन्होंने बहुत से अच्छे अच्छे उदाहरण दिए कि हम जीवन में छोटी छोटी बातों में कैसे खुशियां ला सकते हैं, कैसे चीजों को, बड़ी से बड़ी समस्या को एक छोटे से वाक्य से जो है वो खुशनुमा बना सकते हैं। मतलब
जो हम जहाँ विवाद कर सकते हैं उसको भी हम हास्य परिहास में बदल सकते हैं। उसके लिए बहुत अच्छे उन्होंने उदाहरण दिए। दीपा जी के भी प्रश्न बहुत अच्छे रहे। पुष्कर बालाजी का मैंने सुना कि जो बता रही थी कि बहुत आप कठिनता में काम कर रही हैं, लेकिन मुझे ये चीज लगता है कि आपकी जो कठिनाई है ना, वहीं पर पॉजिटिविटी है। जो कठिन परिस्थितियों में जो लोग काम करते हैं, वहां पर अच्छा काम करना ही अपने आप में एक पॉजिटिविटी को स्प्रेड करना है। एक उदाहरण के साथ जो है वो आपका काम ही वहां पर एक वाणी हो गई, एक ग्रंथ हो गया, एक जो है वो पथ प्रदर्शक हो गया। तो आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और उसको कठिनाई के रूप में क्या लिया जाए, तो चुनौती है। जब हम कोई काम करेंगे तो उसमें रास्ते हैं, हर तरह के रास्ते आएंगे, उतार आएगा, चढ़ाव आएगा, तो उसका एक अंग है। और मुझे लगता है कि वही हमें और संशोधित भी करता है, वही हमें सुधारता है, वही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको साधुवाद। जो आपका जो विषय है, मुझे लगता है इस विषय पर पहले भी मैंने बोला और उस पर मैं एक बात कहना चाहूंगा फिर से कि सकारात्मकता के लिए हमें कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। सोच की दशा है, हमारी मनोदशा है, और हमें उसके लिए ये समझना होगा कि हमको निगेटिव कौन चीज करती है, हम उद्वेलित किस चीज में हो जाते हैं, किस चीज में परेशान है। मैं जो देखता हूँ अपने कार्य क्षेत्र में, वो देखता हूँ कि हम लोग वर्तमान में खुश रहना नहीं जानते। जो मेरे पास है उसको हम सेलिब्रेट नहीं करते। भगवान ने जैसे हमें एक शरीर ही दिया है, तो अगर किसी से कहा जाए कि भाई हम आपको 10 करोड़ देंगे, आप एक अंगुली दे दीजिए अपनी, तो हम नहीं दे पाते। अगर ऐसे कैलकुलेट किया है तो अमूल्य धरोहर है हमारा शरीर, हमारी सोच, हमारा मस्तिष्क, हमारे पास जो चीज उपलब्धियां हैं। तो जब तक हम वर्तमान में प्रसन्न रहना नहीं सीखेंगे, हमको जो ईश्वर ने दिया है, जो हमारे पास है, और हम तुलना करना लोगों से बंद। आज मैंने इसी पे पोस्ट भी लिखी है कि आप जब तुलना करते हैं किसी से तो आप अपना अपमान करते हैं, क्योंकि आप अद्वितीय हैं। भगवान ने आपको अद्वितीय बना के भेजा है, आपका कोई दूसरा आपका तोड़ नहीं है। तो जब तक हम अपने आप को समझेंगे नहीं, अपने आप को हम सम्मान नहीं देंगे, जो स्वयं को सम्मान नहीं देगा वो ईश्वर को क्या और समाज को क्या सम्मान देगा। तो एक आत्म सम्मान की भावना जिसके अंदर हो, वर्तमान परिस्थितियों में जो खुश रहना जानता हो, उसका मतलब क्या है कि आपको याद है कि हम चाय पीते समय चाय की खुशबू कब लिए हैं। मैं भी देख रहा था साकिया साहब की टाइमलाइन, उन्होंने बड़ा अच्छा गुलाब का फूल एक लगा करके एक तस्वीर डाली है, उस पे उन्होंने लिखा है कोट, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो पढ़ करके। हम वर्तमान में चीजों की स्मेल नहीं ले पाते, हमें पता नहीं होता, हम पूरी चाय पी जाते हैं कि चाय में खुशबू किस तरह की आ रही है। और जब तक हम वर्तमान में जीना नहीं सीखेंगे, हमारी खुशी हमसे दूर रहेगी, हमारी सोच सकारात्मक नहीं होगी। और जब हमारी खुशी हमसे दूर होगी तो हमारे पास दुखों का अंबार होगा, हमारे पास शिकायतों का अंबार होगा, और जैसे ये चीजें आएंगी हमारी सोच जो है वो नकारात्मक दिशा में जाने लगेगी। तो एक एक जो है वो सारांश के रूप में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे दर्शक हैं वो वर्तमान में जीना सीखिए, वर्तमान की जो चीजें आपके पास उपलब्ध हैं उसका आनंद लेना सीखिए, और फिर आगे के लिए प्रयास करिए। आप सभी महानुभाव जो आज इस कार्यक्रम में जुड़े उनको धन्यवाद भी दूंगा। और मन्ना जी जो ये आजादी की अमृत गाथा की श्रृंखला चला रहे हैं, जिसकी 17वां सत्र आज संपन्न हुआ, उसके लिए पूरी टीम को ढेर सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामना। और स्वतंत्रता दिवस का भी 75वां वर्ष मनाया जा रहा है, उसके लिए पूरे देशवासियों को बधाई और शुभकामना के साथ अपने इस वक्तव्य को मैं समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अच्छा बात बताई कि स्वयं का सम्मान देना और खुश रखना अपनी आदत में शामिल करना चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब हमारे कार्यक्रम बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर है और हम अब धन्यवाद की श्रेणी में चलते हैं। सभी आए हुए अतिथियों का हम अपनी एक औपचारिकता होती है, अपनी संस्कृति है कि हम धन्यवाद ज्ञापन करें। उन्हीं कड़ी में हम धन्यवाद देना चाहेंगे, आभार व्यक्त करना चाहेंगे आज की अपने मुख्य अतिथि डॉक्टर नितिन साकिया जी का।
सर आपने अपने बहुमूल्य समय निकाला, हमारे बीच उपस्थित रहे, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ रितु कपिल जी का, जिन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से अपने गीतों से मोहित किया है और आरजे स्टार भी हैं आप। मैं धन्यवाद देती हूँ ऑनलाइन जुड़े सभी अतिथियों का, सभी श्रोताओं का और पंडित दीपक दुबे जी का। सर आपने अपने सुंदर उद्बोधन से हम सबों को बहुत ही अनुग्रहित किया है। साथ ही मैं धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ अश्वनी भारद्वाज जी का, जिन्होंने भी अपना कीमती समय और बहुमूल्य समय हमारे बीच दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ सबों को अपना बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी हाँ, तो इस तरह से इस कार्यक्रम का समापन जो है वो किया गया और 17 अक्टूबर रविवार का दिन है और मिलादुल नबी के अवसर पे हम लोग आज़ादी में उर्दू पत्रकारिता का जो योगदान है उसे लेकर उपस्थित रहेंगे। 10:45 से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और उसमें तमाम लोग जुड़ेंगे और वो सारी चीजें ग्रुप में आपको चली जाएंगी। 17 अक्टूबर याद रखिए, उसके बाद 31 अक्टूबर। नवंबर महीने के लिए जो है वो कैलेंडर जल्दी जारी कर दिया जाएगा। आज का कार्यक्रम डॉक्टर पुष्कर बाला जो कि प्रभारी हैं आरजे सकारात्मक भारत सूचना केंद्र जमशेदपुर झारखंड, जिन्होंने आज के कार्यक्रम का बहुत सुंदर तरीके से मॉडरेट किया। एक वाइस प्रिंसिपल है बीडीएसएल कॉलेज जमशेदपुर की और ग्रामीण इलाके में जिस तरह से महिला सशक्तिकरण का काम कर रही हैं और सकारात्मक भारत आंदोलन को आगे बढ़ा रही हैं, आपसे देश बहुत आशा करता है कि निश्चित रूप से जो ट्राइबल इलाका है वहां बहुत ज्यादा जरूरत है और नीडी लोगों को जिस तरह से आप हेल्प कर रही हैं, स्टूडेंट को जिस तरह से हेल्प करके उनको आत्मनिर्भर बना रही हैं, जी जी, वो आजादी की अमृत गाथा सही मायने में ग्राउंड पर उतार रही हैं, जमीनी स्तर पर उतार रही हैं और सकारात्मक भारत आंदोलन के वैचारिक क्रांति को समर्थन दे रही हैं। ये अपने आप में बहुत लाजवाब है। हमारे सभी अतिथि आए, उनका एक बार फिर आरजेएस राष्ट्रीय संयोजक उदय मन्ना की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि देश के काम में आपने अपना बहुमूल्य समय दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक दुबे जी, अश्विनी भारद्वाज जी और हमारे मुख्य अतिथि जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय, जिनकी मीटिंग चल रही थी लेकिन बावजूद उसके उन्होंने यहाँ आकर आरजेएस फैमिली को जो अपना आशीर्वचन दिया, मार्गदर्शन दिया, जिनकी जिंदगी ही नकारात्मकता पे सकारात्मकता की विजय गाथा है। तो इसलिए आज का कार्यक्रम बहुत ही सफल हुआ है और जिन लोगों ने भी सुना है, यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम है, वो लोग आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, वो सारी तैयारी हो गई है। तो 17 अक्टूबर के लिए महापुरुषों के भी नाम घोषित हो जाएंगे, आप लोग उसकी वीडियो भेजिएगा। वो आज का 17वां अंक है, 18वां अंक वीडियो से बनेगा और 19वां अंक जो है 17 अक्टूबर को वेबिनार के रूप में आयोजित किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक मुस्कान के साथ ये याद रखिएगा, अब सभी सूचना केंद्र जो है और केंद्रीय कार्यालय जो है, अब इस मुस्कान को अपनी जिंदगी में उतारने का और अपने आसपास के माहौल को बेहतर बनाने का